आर्कटिक यूरोप की सामी प्रजाति इस इलाके में रहती थी, जिसे सपमी कहते थे। ये फैला था आज के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के उत्तरी भाग तक। परंपराओं के आधार पर सामी खुद को सूरज का वंशज मानते हैं, यानी सूर्यवंशी। जंगली बारहसिंगे सूर्य की पुत्री की तरफ से मिले उपहार थे। सूर्यपुत्र ने असाधारण शक्ति वाले क्षेत्र में अपनी पत्नी के साथ मिलकर जन्म दिया, गालाबाटनिट यानी शिकारी पुत्रों को। गालाबाटनिट हिरणों के कुशल शिकारी थे, जिन्होंने स्की का भी आविष्कार किया। इस बात के लिए कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए सामियों ने उन्हें मृत्यु के बाद आकाश में अमर स्थान दिया, ओरायन तारामंडल के कमरबंद के रूप में। उनका शिकार करना आज भी जारी है। अर्सा मेजर है उनका धनुष। इन्हीं पौराणिक लोगों के वंशज हैं सामी। आइए जानते हैं आर्कटिक के आसमानी शामियाने के तले पनपे जीवन के बारे में। सामी यूरोप की अंतिम देसी प्रजातियों में से एक है। हिरणों की शिकारी आर्कटिक के वन्य प्रदेशों में हजारों साल तक बंजारों और खानाबदोशों की तरह रहे। Jestem menedżer historyczny, menedżer mindset, menedżer kultur, menedżer kiala। सामी जनजाति की अपनी भाषा, इतिहास, परंपरा और संस्कृति है। अपने बारे में दुनिया को बताने का निराला अंदाज है। उनका जीवन बारहसिंगों के चारों ओर ही घूमता है। उनके पशु उनके लिए सबसे अहम है। उनका भोजन, बच्चों की कहानियां, उनका जीवन सब उन्हीं पर निर्भर है। लाइकन के साथ ही बारहसिंगे सूर्य और सामियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। बारहसिंगे लाइकन नामक काई जैसे उद्भिद को खाते हैं और सामी जीवित रहने के लिए इन बारहसिंगों को। सामी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा उनके बंजारा और पृथ्वी के एक ठंडे प्रदेश की कठिन जीवन शैली से प्रभावित है। लेकिन आर्कटिक में इतनी ठंड क्यों पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी का एक समान हिस्सा थोड़े से हिस्से में पड़ता है, जबकि ध्रुवों पर यह हिस्सा बड़ा होता है। इसीलिए ध्रुवीय प्रदेश में किसी एक जगह पर कम सौर ऊर्जा मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि ध्रुव के नजदीक ठंड भी अधिक होती है। लेकिन पूरे साल ध्रुवों पर तापमान के कम रहने के कुछ और भी कारण हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ऋतु परिवर्तन भी होता है। ऋतुओं के बदलने का कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका हुआ होना है। जब सूर्य की ओर उत्तरी गोलार्ध का झुकाव होता है तो सौर्य विकिरण की वजह से गर्मी में वृद्धि होती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के उस हिस्से पर सीधे सीधे पड़ती हैं, तब होती है ग्रीष्म ऋतु। 6 महीने बाद जब उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर झुकता है, तब सूरज की रोशनी कम सीधी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में आती हैं सर्दियां, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है गर्मियों का मौसम। पूरे साल भर भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि में ज्यादा का फर्क नहीं होता। लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। आर्कटिक वृत्त में साल के लंबे दिन के दौरान सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन सर्दियों में छोटे दिन के समय सूर्योदय भी नहीं होता। कोई सौर्य ऊर्जा न मिलने के कारण आर्कटिक में पड़ती है कड़ाके की जानलेवा ठंड। बहुत से सामी क्षेत्रों में 2-2 महीनों तक सूरज के दर्शन नहीं होते और गर्मियों के बीच में हर समय दिखता है। इसलिए सामी के जीवन दर्शन में सूरज का एक अहम स्थान है। हालांकि आर्कटिक की ग्रीष्म ऋतु मध्य रात्रि के सूर्य की रोशनी से नहाई होती है, लेकिन इसकी रोशनी में दक्षिणी इलाके की तरह ताकत नहीं होती।
से सामियों ने हमेशा से हिरणों के पीछे पीछे तटों के किनारे उनके गर्मियों वाले चारागाहों से लेकर शीतकालीन चारागाहों की खाक छानी। ये बारहसिंगे धरती पर बसने वाले सबसे लंबी दूरी के प्रवासी प्राणी हैं और ऐसा करते हुए उनका प्रवास का वृहद क्षेत्र कई आधुनिक देशों की सरहदों को भी पार कर जाता है। लेकिन सामियों के लिए ये एक ही यात्रा पथ का हिस्सा है जिस पर आजादी से घूमकर उनके बारहसिंगे जीवित रह पाए। बर्फ पर चलने वाले वाहनों के आने से इन बारहसिंगों को चराने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। इनके एक छोटे से झुंड को इस वाहन पर सवार अकेला आदमी ही संभाल सकता है, जिसके लिए पहले कई लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अब तो गाड़ियों को खींचने के लिए भी बारहसिंगों की जरूरत नहीं पड़ती। सदियों तक बारहसिंगे और सामी एक दूसरे का सहारा बने हैं। सामी छोटे समूहों में रहते हैं। इस समूह का आकार उस इलाके के संसाधनों पर निर्भर करता है। आज सामियों की संख्या लगभग 80,000 से 1 लाख तक है, लेकिन सिर्फ 10% ही बारहसिंगों पर आश्रित है। हर परिवार के पास पशुओं की संख्या 1000 या उससे भी अधिक हो सकती है। बारहसिंगों को पालने के काम में पूरे परिवार की मदद की जरूरत होती है। ये इतने निरीह प्राणी होते हैं कि बच्चे भी इनकी देखरेख कर लें। इसी तरह ज्ञान और कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। सभी सामी बच्चों का काम बटा हुआ होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। अंधकार और प्रकाश, उजाले और अंधेरे के बीच संघर्ष सामी की पौराणिक कहानियों में हमेशा से मिलता है। इन कथाओं में सामी कहलाते हैं सूरज या प्रकाश की संतान। इसीलिए सामी के लिए चुनौती का प्रतीक है अंधकार। आज आर्कटिक में साल का आखिरी दिन है जब सूरज क्षितिज के ऊपर दिखलाई देगा। इसके बाद अगले 2 महीने तक वो नहीं दिखेगा। सूरज धीरे ढलता है, खूंखार भेड़िया आता है। सवेरा भी तो निकलेगा, निकलेगा ना। सूरज धीरे ढलता है, झुंड इकट्ठा होता है। सवेरा भी तो निकलेगा, निकलेगा ना।
Patrón, Joo, a mí cómo se las puede hijo. Ukkilan tuolun kaunista rievan metsässä. Ja nuo lävi rievan rahtimahtais. Ja on lävi rahtimahtais. Ja missä säikin slukkaat mahta aivui. Noita olles alemmin slukkaa. Ja nuo lävi rievan taas. Johti tänne. Otan mä näin luulas. Mamma tulee leivän tuohon. Här är på banan. Du bara rievan lävä stök mahtais. Häritelun posas. Se on ne selvä tuohon. Se on kyllä siavus rievan kaunis. आधुनिक विज्ञान कई सदियों से उत्तरी ध्रुवीय ज्योति के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। 400 साल पहले गैलीलियो ने सोचा कि ये सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब है, लेकिन गैलीलियो भी गलत थे। कई सदियों बाद हमें उन जादुई किरणों की वजह मालूम है। गैलीलियो ने इन ध्रुवीय ज्योति का नाम रखा था ऑरोरा बोरियालिस, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में भी ऐसी ज्योति है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। हमारे सौर परिवार के दूसरे ग्रहों में भी ऐसी ज्योतियां हैं और तब तक रहेंगी जब तक उनका वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र है। लगभग 460 करोड़ सालों से सूर्य आसमान में किसी विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह राज कर रहा है। ज्यादातर ऊर्जा प्रकाश के रूप में अंतरिक्ष में मुक्त हो जाती है। आयन कहलाने वाले चार्ज्ड कणों की बड़ी मात्रा भी सूरज से निकलती रहती है। चार्ज्ड कण अंतरिक्ष में विस्फोटित होते हुए आखिरकार धरती तक भी पहुंचते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र खतरनाक किरणों को ग्रहण करता है, उन्हें ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ लगातार छोड़ता और खींचता रहता है, जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ अंडाकार हो जाता है। इस अंडाकार क्षेत्र में सूरज से निकले आयनकृत कण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैस के कणों के साथ टकराते हैं। तीव्र गति के साथ हुए इस टकराव के कारण इस लहरदार चुंबकीय क्षेत्र में धरती से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर लाखों करोड़ों विविध रंगी रश्मियां नाचती रहती हैं। ये रंग निर्भर करते हैं कि गैस कौन सा है। सूर्य की गतिविधि 11 वर्षों के सौर चक्र के साथ घटती या बढ़ती रहती है। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति की गतिविधि भी इस चक्र के अनुसार चलती है। इसका मतलब
ये ज्योति सबसे अच्छी दिखती है हर 11वें साल में। के अंधेरे के बाद आखिरकार फिर सूर्य निकलता है क्षितिज के पार, पहले बहुत कम देर के लिए। लंबी रात गुजर गई, दिन पूरा पड़ा है सामने। चलो अंधियारे के काम को परे धकेल कर उठाएं शस्त्र उजाले का। हर रोज सूरज आसमान में ऊपर ऊपर और ऊपर चढ़ता जाता है। वसंत का आगमन हुआ। सूरज का बढ़ता हुआ तेज पिघलाता है बर्फ और हिमकणों को। किसी भी शहर या नजदीकी रास्ते से दूर सामी इकट्ठा हो रहे हैं अपनी खास सालाना घटना के लिए, बारहसिंगों का वसंत प्रवास। इस वृहद योजनाबद्ध कार्य में शामिल होते हैं बहुत सारे सामी परिवार जो एक साथ दलबद्ध काम करके इसे अधिक सुगम बनाते हैं। इस वसंत प्रवास पर जाने से पहले का रात्रि भोज शीतकालीन चारागाह के किनारे की एक छावनी में होता है। अगली सुबह बारहसिंगों के चरवाहे अपने पशुओं को दूर से नियंत्रित करते हैं और इंतजार करते हैं बर्फ की हालत के अनुकूल होने का। बारहसिंगों में स्वयं ही प्रवास पर जाने का एक प्राकृतिक गुण होता है, लेकिन एक बेहद जरूरी कदम उठाना ही पड़ता है। इनके समूह को कई छोटे छोटे झुंडों में बांटना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग परिवार अपने पशुओं के साथ तटों की ओर बढ़ेंगे ग्रीष्मकालीन चारागाहों के लिए। चरवाहे दोपहर तक इंतजार करते हैं ताकि बर्फ की ऊपरी सतह पिघले। बारहसिंगों के खुर बर्फ में अंदर तक धंसते हैं, इससे उनकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती है। अब बर्फ की अनुकूल हालत है, क्योंकि अब पशुओं के झुंड को आसानी से हाँक कर बाड़े के अंदर ले जाया जा सकता है। और तब वसंत प्रवास शुरू होता है, सचमुच का वसंत प्रवास। एक बारहसिंगे को झुंड के आगे रखा गया है ताकि वो बाकियों को लुभाए और रास्ता दिखाए। झुंड को पीछे और अगल बगल से आधुनिक चरवाहे अपने बर्फ के वाहनों पर सवार होकर नियंत्रित करते हैं। बारहसिंगे धीरे धीरे एक जाल में फंस रहे हैं। इलाके की विशेषताओं के कारण वो विशाल बाड़े में जा रहे हैं। ये सामी चरवाहों के लिए एक तूफान आने से पहले वाली क्षणिक शांति है। साल का उनका सबसे मेहनत वाला दिन अब शुरू होने को है।
बारहसिंगों को छोटे समूहों में बांटकर और भी छोटे झुंड बनाए जाते हैं। फिर उन्हें मुख्य मैदान में लाकर अलग अलग चिन्हित किया जाता है। बारहसिंगों में गजब की ऊर्जा होती है। सामी अपने परिवार के बारहसिंगों की पहचान कानों के पास एक खास चिन्ह से करते हैं और उन्हें अलग करके ले जाते हैं। बारहसिंगों के हर समूह के साथ ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, बार बार, हर बार। इसमें पूरा दिन निकल जाता है। अलग अलग सामी परिवार अपने बारहसिंगों को अलग समूह में वहां हाँक कर ले जाएंगे जहां उनके ग्रीष्मकालीन चारागाह हैं। वसंत प्रवास के दौरान धीरज एक खास गुण है। अलग हुए समूहों को अलग ही रहना पड़ेगा और सामियों को इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि मुखिया दूसरे झुंड की तरफ न जाए। हजारों साल पुरानी परंपरा का आज भी वसंत प्रवास के दौरान सम्मान किया जाता है। झुंड के पास रात गुजारने के लिए लाव्यू कहलाने वाले तंबू बनाए जाते हैं। प्रवास के समय कुछ किशोर मुफ्त की स्लेज सवारी करते हैं और छोटे तथा कमजोर बारहसिंगों की देखभाल करते हैं। दिन के अंतिम प्रहर में बर्फ सख्त हो चली है। यह सही समय है जब बारहसिंगों को लंबी दूरी के लिए हाँका जा सके। इसीलिए शाम को सफर आगे बढ़ता है। समूह बढ़ चला है पश्चिम की ओर, यानी सूरज की तरफ। हर शाम एक कदम और पास। आखिरकार कुछ दिनों के बाद जब ये झुंड पहुंचता है पहले रास्ते पर और उन्हें बाड़े के अंदर कर दिया जाता है। इस साल ये फैसला किया गया है कि इस सफर का एक भाग ट्रकों के सहारे रास्तों से किया जाएगा, क्योंकि यात्रा पथ पर बर्फ की हालत ठीक नहीं है। धीरे धीरे सरक रहे वसंत प्रवास के रास्ते की अंतिम बाधा है एक बड़ा खाड़ी नुमा दर्रा। थक चुके पशुओं के सामने पड़ी है 5 घंटे की नौका यात्रा। ये है इस सफर का अंतिम चरण।
बारहसिंगों का मन भी शांत है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका लंबा सफर अब खत्म होने को है। आखिरकार वो पहुंचते हैं तट के पास अपने कृष्णकालीन हरे भरे चारागाह तक। प्रकृति यहाँ पूरे निखार पर है, क्योंकि इतना बर्फ पिघला है कि चारों तरफ पोषक भोजन बिखरा पड़ा है। जल्दी ही नए बछड़ों का जन्म होगा। मादा बारहसिंगों ने सर्दियों का पूरा मौसम उन्हें गर्भ में पाला है। ये झुंड यहाँ आराम करेगा और जमकर पेट भरेगा। उनके प्रवास का वार्षिक चक्र पूरा हो चुका है। लेकिन आर्कटिक के आसमान के नीचे और भी जानवर हैं जिन्होंने खुद को इस परिवेश में ढाल दिया है। कुत्तों का इस्तेमाल भी उतना ही प्राचीन और ऐतिहासिक है। इंसानों और कुत्तों का साथ बहुत पुराना और मजबूत है। कुत्तों की काबिलियत का प्रयोग शिकार के लिए और यात्रा के दौरान 10वीं शताब्दी से ही किया जाता है। आज ये आर्कटिक के जंगलों में घूमने के लिए सबसे अच्छा गैर मोटर चालित तरीका है। इसके सहारे उन सुदूर इलाकों में भी जा सकते हैं जहां खामोशियों को सुना जा सके। सामियों के लिए 1960 तक कुत्ते नहीं बल्कि बारहसिंगे थे यातायात का प्रमुख साधन। उसके बाद बारहसिंगों को चलाने के काम में यांत्रिकी मदद ली जाने लगी, लेकिन यातायात के साधन के रूप में बारहसिंगों के प्रयोग की परंपरा का जश्न मनाने के लिए बारहसिंगों की वार्षिक दौड़ का आयोजन किया जाता है। इस दौड़ को कहा जाता है नॉर्डिक चैंपियनशिप रेस। आर्कटिक के स्थायी निर्माणों ने खाना बदोशी की पुरानी जीवन शैली को बदल कर रख दिया है और अब दिखने लगे हैं नए तरह के आगंतुक। पूरी दुनिया से पर्यटक आर्कटिक शहर में जमा होते हैं जादुई ध्रुवीय ज्योति को अपनी आंखों से देखने के लिए। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति के सबसे अच्छे नजारे के लिए आपको सर्दियों में आर्कटिक वृत्त से आगे पृथ्वी के उत्तर में और ऊंचाई तक जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा शहर से भी दूर गांवों की तरफ, ताकि रोशनी बाधक न बने और आप पूरे अंधेरे में खड़े हो सकें। ध्रुवीय ज्योति को देखने के लिए बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये अक्सर दिखती है। हाँ, इसे देखने के लिए साफ मौसम का होना जरूरी है, या बादलों के बीच में से देखिए इस रोशनी के खेल को। आखिरकार ये है तो आर्कटिक, जहां धीरज महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उस सब्र का फल भी मीठा होता है, एक अभूतपूर्व अनुभव। दुनिया के कुछ खुश मिजाज लोगों में से होते हैं ये सामी। उन्हें आज भी जंगल प्रिय है, वो कुदरती जीवन जीते हैं, इसीलिए आज भी बारहसिंगे पालने का काम चुनते हैं। ऐसी पृथ्वी दूसरी नहीं मिल सकती। कितनी अजीब और नीरस होती दुनिया अगर यहाँ एक ही तरह के लोग।